Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear audience and students and colleagues, ये आज हम नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़ जो है इसको थोड़ा डिस्कस करेंगे कि ये नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़ क्या होती है। तो और ये इसका पढ़ने की रीज़न क्या है, वाई नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़ इज़ मैंडेटरी टू प्रिवेंट सर्टन डिजीज़ और सम ऑल डिजीज़, कि ये इसकी ज़रूरत क्यों है, कैसे है, ये हम देखेंगे। तो लिहाजा आज हम नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़ बोथ इन्फेक्शस हूँ या नॉन इन्फेक्शस या क्रॉनिक डिजीज़ लाइक स्कीमिया एंड दिस ओबेसिटी एंड दिस डायबिटीज़ एंड हाइपरटेंशन, कैंसर्स एट्सट्रा। तो वो ये है कि नेचुरल हिस्ट्री का मतलब, पहले मैं सिंपल एक लफ्ज़ में जो आम फैम लफ्ज़ है वो ये है, किसी को किसी के हाल पे छोड़ देना, इसको कहते हैं नेचुरल। वो जो वे पाथ है उसका वही है। मिसाल के तौर पर एक बच्चा है, आप उसको उसके हाल पे छोड़ दें, मतलब आप उसको कुछ ना कहें, अच्छा कर रहा है बुरा कर रहा है, आप देखते रहें होता क्या है, एंड क्या होता है उसका, इसको नेचुरल आप कहते हैं। नेचुरल उसका है अपना बिहेवियर वो जो शो कर रहा है। तो डिज़ीज़ का भी यही है कि अगर डिज़ीज़ हो गई तो आप उस डिज़ीज़ के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे किसी किस्म की, और देखेंगे डिज़ीज़ करती क्या है, कि जब अपीयर कैसे शुरू कैसे होती है, और फिर जब शुरू होती है तो फिर उसके साथ आगे क्या करती है, तो उसका दरमियान का प्रोसेस क्या है और उसका अंजाम क्या है। तो यानी फितरी तौर पर वो डिज़ीज़ कैसे बिहेव करती है। तो आप इसको नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिज़ीज़ कहते हैं। बड़ी सादा सी बात, मतलब डॉक्टर की तरफ से, किसी हकीम की तरफ से, किसी तरफ से, किसी किस्म के घर के टोटके, कोई चीज़ आप कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ मरीज़ को देखते हैं कि वो भुगत रहा है और क्या भुगत रहा है और डिज़ीज़ क्या कर रही है उसके साथ। तो यानी डिज़ीज़ को उसके हाल पे छोड़ देना, या मरीज़ को उसके हाल पे छोड़ देना और देखना डिज़ीज़ क्या करती है, दिस इज़ कॉल्ड नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिज़ीज़। इट इज़ वेरी सिंपल. So the natural history of disease refers to the progress of disease process in an individual over time in the absence of intervention. आप किसी किस्म की कोई इंटरवेंशन नहीं करेंगे, जस्ट आप तमाशबीन होंगे, देखेंगे कि होता क्या है। अच्छा, अब ये हम जानना क्यों करना चाहते हैं, तो वो जानना इसलिए चाहते हैं कि ये डिज़ीज़ किस किस स्टेजेस से गुजरती है, और हम इसकी, क्योंकि हमारा असल मकसद बीइंग ए डॉक्टर ये है और वे पब्लिक हेल्थ फिजिशियन ये है कि हम डिज़ीज़ को प्रिवेंट कर सकें किसी भी लेवल पर, शुरू में, दरमियान में, या उसका जो अंजाम हुआ उसके साथ। यानी हम कहाँ प्रिवेंशन कर सकते हैं, कौन कौन सी जगह हैं जहाँ पे हमारे पास मेयर्स हैं, और हम वो इम्प्लीमेंट करके हम डिज़ीज़ प्रोसेस को रोक सकते हैं या डिज़ीज़ को शुरू होने से रोक सकते हैं। तो ये डिफरेंट लेवल हैं। तो लिहाजा आप इसलिए पहले डिज़ीज़ की नेचर को स्टडी करते हैं। आप हर आदमी के साथ बिहेव करते, आप अपना बिहेवियर चेक करते हैं किस तरह, कि ये आदमी किस तबीयत का आदमी है, कि अगर ये तनक मिजाज और इमोशनल और ये जज्बाती आदमी है तो आप उसके साथ ठंडे मीठे तरीके से बात करेंगे, और अगर आप मतलब उसके साथ उसी तरह से बात करेंगे जैसे वो करता, फिर लड़ाई हो जाएगी। तो आप हर आदमी की नेचर जानना चाहते हैं, तो इसी तरह आप डिज़ीज़ के भी नेचर जानना चाहते हैं कि इस बीमारी कैसे बिहेव करती है और इसके कमज़ोर पॉइंट्स कौन से हैं जहाँ पे हम बंद बांध सकते हैं और डिज़ीज़ को बैरियर डाल के डिज़ीज़ प्रोसेस को रोक सकते हैं या डिज़ीज़ होने से रोक सकते हैं। द प्रोसेस बिगिंस विद, अब देखें पहली बात तो ये है कि ये जो आगे हम वैसे इसका डिटेल अभी पढ़ेंगे, इससे अगले इसमें द प्रोसेस जो है वो आप किसी भी अगर इन्फेक्शस डिजीज़ है तो आप किसी इन्फेक्शस डिजीज़ के एजेंट, माइक्रोब, किसी को वायरस, फंगस, बैक्टीरिया, किसी चीज़ को आप पहले एक्सपोज होंगे। तो जब आप एक्सपोज हो जाएंगे तो फिर उसके बाद, या अगर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है लाइक कैंसर है और लंग कैंसर है, और आप उस नेचुरल हिस्ट्री देखते हैं तो फिर आदमी ऑलरेडी एक्सपोज हो चुका होगा स्मोकिंग को, और दूसरी जो इंजूरियस हैं कैंसर दीज कैन मे काज कैंसर ऑफ लंग, तो वो तमाम इकट्ठी होकर असरअंदाज होंगे उस आदमी पे। तो लिहाजा आप इन दोनों चीज़ों को तब समझिए कि प्रोसेस डिजीज़ का शुरू हो गया, कैपेबल ऑफ काजिंग डिजीज़, और ये वही जो डिजीज़ कर सकते हैं। लाइक पोलियो है तो उसको एक्सपोज होगा बच्चा हो या बड़ा, हुपेन कफ है, टीबी है, जितनी डिजीज़ हैं, डिफ्थीरिया है, मीजल्स है, मम्स है, रुबेला है, ये तमाम इनके बैक्टीरिया, वायरसेस जो भी हैं, आप उनको एक्सपोज होते हैं। और फिर आप देखते हैं ये क्या करता है, और कोई इंटरवेंशन मेडिकल नहीं हो रही,
और प्रोसेस एंड होगा क्या। अब एंड आप देखें, इसके 4 पॉसिबल एंड होते हैं जिस वक्त आप किसी डिजीज़ के प्रोसेस से छेड़खानी नहीं करते, खुद ब खुद चल रही। पहली बात, रिकवरी, मरीज जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, उनको कोई दवाई नहीं ले रहे होते लेकिन वो ठीक हो जाते, रिकवर हो जाते, 100% रिकवरी, मतलब ठीक हो गया। दूसरा, रिकवरी हुई लेकिन डिजीज़ के सिम्टम गायब हो गए, लेकिन वो क्रॉनिक हो गई या बंदा कैरियर हो गया, ठीक हो गया। ये दूसरा एंड हो सकता है। पॉसिबल ऑप्शंस कौन कौन से हैं कि या तो आदमी रिकवर हो जाएगा, या उसका कैरियर बन जाएगा, या डिजीज़ क्रॉनिक हो जाएगी उसमें। तीसरा, डिजीज़ ख़त्म लेकिन अपना निशान छोड़ गई, कोई डिसेबिलिटी कर जाएगी। लाइक जैसे पोलियो है, आप देखें, आप जिस बच्चे ने कतरे नहीं पिए, इलाज इसका कोई है नहीं, क्योंकि कोई ऐसी वायरस के अगेंस्ट कोई हमारे पास मैयर लेने के लिए कोई चीज़ नहीं है, तो लिहाजा आखिर में क्या होगा, कोई बाजू रह जाएगा, दोनों बाजू ख़त्म, या दोनों, एक बाजू एक टांग ख़त्म, तो वो जो है क्या होगा, डिसेबिलिटी छोड़ जाएगा। और आखिरी बात, बहुत सीवियर डिजीज़ है, कोई इंटरवेंशन नहीं हुई तो आदमी की डेथ हो जाएगी। यानी ये 2 एंड जो है एक्सट्रीम्स, लाइक रिकवरी दोबारा वैसे नॉर्मल हो गया, डेथ 0 हो गया, तो लिहाजा पहले 100% हो सकता है या 0 हो सकता है। इसके दरमियान 2 चीज़ें हैं, डिजीज़ क्रॉनिक हो सकती है, कैरियरशिप डेवलप कर सकता है आदमी, या फिर डिसेबल हो सकता है। तो ये दरमियान ये टोटल 4 ऑप्शंस हैं, डिजीज़ कोई ना कोई इन 4 ऑप्शन में से एक रास्ता जो है वो अडॉप्ट करेगी। तो ये बुनियादी चीज़ है जो आपको जहन में रखनी चाहिए। अच्छा, अब ये आगे एक आपको देख रहे हैं, ये आपको स्लाइड जो नज़र आ रही है, इसमें ये है कि पहले आप एक्सपोज होते हैं, होस्ट जो है वो एक्सपोज होता है, जो इंसान है, उसके बाद उसके अंदर डिजीज़ पैदा होती है। तो डिजीज़ के 4 ऑप्शन जो अभी मैंने आपको गिनवाए हैं, उसमें ये था रिकवरी, क्रॉनिसिटी और कैरियरशिप, डिसेबिलिटी और डेथ। ये 4 जो है, इसको एक डायग्राम की सूरत में दिखाया गया है। अब याद रखना, अब ज़रा तवज्जो से, मज़ीद तवज्जो से सुनना होगा, मैं डिटेल बयान कर दूँ डिजीज़ शुरू कैसे होती है। इसके 2 फेज़ होते हैं डिजीज़ शुरू करने कैसे। एक होता है प्री पैथोजेनिक पीरियड, यानी प्री पैथोजेनेसिस भी कहते हैं, प्री पैथोजेनिक पीरियड भी कहते हैं। अब ये वो पीरियड है, आप हैं, हम सब हैं, हमारे पे अल्लाह का फजल है, अभी हमें कोई डिजीज़ नहीं है, अपरेंटली हमें कोई डिजीज़ नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने मल्टी काजेशन थ्योरी में पढ़ा कि 3 फैक्टर इंटरेक्ट करते हैं आपस में, एजेंट, होस्ट एंड एनवायरनमेंट। तो लिहाजा जिस वक्त आप इस वक्त विदाउट एनी साइन सिम्टम, विदाउट एनी डिजीज़, आप अपने आप को महसूस करते हैं कि आप ठीक हैं, माशाल्लाह आप अच्छे हैं, आप बिल्कुल अपना रूटीन का काम कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आपको, तो एक बात आप याद रखिए, ये कहलाता है प्री पैथोजेनिक पीरियड। क्यों? कोई भी इंसान हमेशा के लिए सेहतमंद नहीं रहता, कभी कभी वो खतरे का शिकार रहता है, कोई चीज़ भी हमलावर हो सकती है। जैसे घर है, वहाँ किसी वक्त कोई भी मेहमान आ सकता है, मिलने वाला दोस्त आ सकता है, तो हम होस्ट हैं, मेज़बान हैं, किसी वक्त भी डिजीज़ के मेज़बान हो सकते हैं। तो कोई एजेंट हमारी जिस्म में दाखिल होके हमारा मेहमान हो सकता है हमारे घर इसमें जिस्म में, तो हम फिर होस्ट कहलाते हैं। होस्ट इसीलिए कहलाते हैं कि हम मेज़बान हो जाते हैं इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज्म के, तो इसी वजह से कहते हैं। तो प्री पैथोजेनिक पीरियड जो है, इसके अंदर याद रखें 3 फैक्टर जो थे, एजेंट, होस्ट एंड एनवायरनमेंट। इसमें एजेंट और इन्वायरमेंट का इंटरेक्शन, ये आपका एमसीक्यू भी आ सकता है, एससीक्यू भी आ सकता है। याद रखें, प्री पैथोजेनिक पीरियड में एजेंट और इन्वायरमेंट का इंटरेक्शन और होगा, होस्ट जो है फ्री होगा, उसको कोई ताल्लुक नहीं, वो इन तीनों में से वो अलहदा, बस 2 आपस में इंटरेक्शन में है। क्या कि इन्वायरमेंट जो है वो उस वक्त क्या कर रही है। अब मैं इनको ज़रा प्री पैथोजेनिक पीरियड की स्लाइड की तरफ जा रहा हूँ कि ये डिजीज़ शुरू होने से पहले होता है, यानी मतलब अभी डिजीज़ के सिम्टम आपने अपीयर नहीं, जो मैं आपसे अर्ज कर चुका हूँ, वो ये है, अब आप किसी वक्त शिकार हो सकते हैं, लेकिन अभी इन्वायरमेंट और एजेंट आपस में क्या है, इंटरेक्शन में है, और इन्वायरमेंट आपको फेवर कर रही है और एजेंट को सप्रेस कर रही है, और एजेंट को इस काबिल नहीं छोड़ रही कि वो आपके जिस्म में दाखिल हो। क्यों? अगर एजेंट आपके जिस्म में दाखिल हो जाएगा तो फिर साइन सिम्टम डेवलप होंगे, तो फिर वो अगला फेज शुरू हो जाएगा। अभी आप प्री पैथोजेनिक पीरियड में सवाल यह आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन इंटरेक्शन। तो उसमें एक बात याद रखें, एजेंट एंड एनवायरनमेंट प्री पैथोजेनिक पीरियड में आपस में इंटरेक्शन कर रहे होते हैं। अगर इन्वायरमेंट आपको फेवर कर रही है और एजेंट को
नहीं कर रही है तो एजेंट इस काबिल नहीं होगा क्या आपके जिसम में एंटर हो और आपको डिजीज़ हो। लिहाजा इस वक्त हम जो फिर रहे हैं तो इसका मतलब ये है जो तंदुरुस्त हैं एक बंदे अपरेंटली, तो उन पे अल्लाह की रहमत है, अभी इन्वायरमेंट उनको फेवर कर रही है। तो हम प्री पैथोजेनिक पीरियड में तमाम तंदुरुस्त लोग जो हैं वो हम प्री पैथोजेनिक पीरियड में घूम रहे हैं, और हमारी जो रुकावट की हुई है वो की हुई है इन्वायरमेंट में, और इन्वायरमेंट अभी जो है वो फेवर कर रही है। तो एक बात ज़रूर है, जब इंटरेक्शन जारी है तो आप रिस्क पर हैं कि किसी वक्त भी इन्वायरमेंट आपके फेवर छोड़ के एजेंट की फेवर कर सकती है और आप एक्सपोज हो सकते हैं। ज़्यादा रिस्क पर तो हैं, लेकिन अभी हम डिजीज नहीं है क्योंकि इन्वायरमेंट हमें फेवर कर रही है और एजेंट दबा हुआ। तो ये याद रखिए, ये प्री पैथोजेनिक फेज कहलाता है। तो इसमें एजेंट और इन्वायरमेंट की आपस में इंटरेक्शन होती है। होस्ट फ्री होता है लेकिन रिस्क पर होता है, अभी किसी वक्त भी इन्वायरमेंट अपना रोल बदल सकती है, तो उस वजह से प्रॉब्लम होगा। फिर इसके बाद सपोज आप अज्यूम करें इन्वायरमेंट ने आपकी फेवर छोड़ दी, अब क्या होगा? अब डिजीज एजेंट जो है वो आपकी बॉडी में एंटर हो गए, ठीक है जी, माइक्रोब है कोई भी, मलेरिया पैरासाइट एंटर हो गया, ठीक हो गया जी। टीबी का है बैसिलस, वो एंटर हो गया, टाइफाइड है वो एंटर हो गया। अब ये नुकसान किसको होगा? जो ससेप्टिबल है, मिसाल किसी ने इम्यूनाइजेशन नहीं कराई हुई या उसको नेचुरल इन्फेक्शन पहले नहीं हुई उस डिजीज़ की, तो वो उसका शिकार हो सकता है। तो लिहाजा आप बॉडी में एंटर होगी, जब ये एंटर हुई पैथोजेनिक पीरियड शुरू हो गया। अब क्यों? पहले आप रिस्क पर थे, अब आप रिस्क पर नहीं, अब आप क्या बन गए हैं? मरीज बनने वाले, क्योंकि एजेंट आपकी बॉडी में एंटर हो गया है। जब एंटर हुआ तो प्री पैथोजेनेसिस खत्म हो गई, पैथोजेनिक प्रोसेस शुरू हो गया, क्योंकि डिजीज एजेंट बॉडी में दाखिल होने के बाद फौरी तौर पर, याद रखें, साइन सिम्टम अपीयर नहीं होंगे, इंक्यूबेशन पीरियड होता है। ख़ास लेवल पर एजेंट जो है वो अपने आप को एस्टेब्लिश करता है एंटर होने के बाद अपने टिश्यू ऑफ प्रेडिलेक्शन पर, वहाँ फिर वो डेरा लगा के मल्टीप्लाई करता है, या वायरस है तो रेप्लिकेट करती है। जब वो इस ख़ास लेवल पर पहुँचती है तो फिर टिश्यू डैमेज होता है, यानी अब फिजियोलॉजी है वो पैथोलॉजी में कन्वर्ट होती है। अब जिस वक्त वो कन्वर्ट होती है तो इनक्यूबेशन पीरियड यही होता है जिसके दौरान एजेंट जो है वो अपने आप को मजबूत कर रहा होता है और अपने जो है वो रेप्लिकेट कर रहा होता है या मल्टीप्लाई कर रहा होता है। अब हो गया कि जब वो हो जाएगा उसके बाद अब डिजीज़ एजेंट अपना रंग दिखाएगा बॉडी के अंदर। इंसान जो होस्ट है, हम चूँकि डॉक्टर्स हैं, हम ह्यूमन होस्ट की बात कर रहे हैं, तो होस्ट तो जानवर भी हो सकते हैं, होस्ट परिंदे भी हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हो सकती हैं। इवन बैक्टीरिया जिसके ऊपर वायरस हमला करते हैं, जिसको आप बैक्टीरियोफेज कहते हैं, वो भी होस्ट हो जाते हैं वायरस के लिए। तो लिहाजा हम ये कहते हैं कि जो अर्ली स्टेज है डिजीज़ की, कि पहले इंक्यूबेशन होती है और फिर अर्ली स्टेज डिजीज़ की शुरू होती है और फिर लेट स्टेज शुरू हो जाती है। अब आप याद रखें कि जब होस्ट के अंदर एजेंट यानी डिजीज़ एजेंट एंटर होता है तो होस्ट दो तरह के रिएक्शन शो कर सकता है। क्या? अगर इम्यून है, अगर वो इम्यून है, ससेप्टिबल नहीं है, तो एजेंट ख़त्म हो जाएगा, डिजीज़ प्रोड्यूस ही नहीं होगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। अब देखें ना, किसी बच्चे को आपने पोलियो का कतरे पिला दिए, मीजल्स की वैक्सीन करा दी है, रुबेला की करा दी है, टीबी की डिफ्थीरिया की कर दी है, ये मुख्तलिफ जो भी इन्फेक्शन डिजीज़ है वो इम्यून है। अब उसके अंदर ज़रूरी नहीं है कि जो बैक्टीरिया या वायरस है वो एंटर नहीं होगा, होता रहता है, एक्सपोज होते रहते हैं, लेकिन जो कि इम्यून होता है लिहाजा वो उसको ख़त्म कर देते। बॉडी डिफेंस जो सिस्टम है वो उस एजेंट को ख़त्म कर देता है। पहला रिएक्शन तो ये। और अगर आप इम्यून नहीं है और ससेप्टिबल है तो फिर डिजीज़ क्या होगी? आपके अंदर दो तरह से अपीयर होगी। अब याद रखिएगा किस तरह। अब डिजीज़ शुरू हो गई, यानी आप इम्यून नहीं थे, आप ससेप्टिबल थे, इनक्यूबेशन पीरियड गुजर गया। अब इन जो ऑर्गेनिज्म हैं वो अब इनक्यूबेशन के बाद अब आप पे हमरावर पूरी तरह हो गई। अब आपके पास दो तरह के फिर फिनोमेना आगे ये शो करेगी। पहले सब क्लिनिकल या क्लिनिकल। अब सब क्लिनिकल इसको कहते हैं, बहुत सारे नाम हैं, इनऑपरेंट भी कहते हैं, कोवर्ट भी कहते हैं, तो मतलब छुपा हुआ, इनऑपरेंट, सब क्लिनिकल। मीन कोई साइन सिम्टम अपीयर नहीं होता क्यों है ऐसे? जो इम्यून सिस्टम है उसका और एजेंट का कंप्रोमाइज़ हो जाता है कि आप मुझे तंग ना करो ज़्यादा, मैं आपको ज़्यादा तंग नहीं करूँगा।
लिहाजा उस कंप्रोमाइज़ के तहत डिजीज़ ज़्यादा अपने आप को सवियर नहीं करती और वो चलती रहती है। अब जब डिजीज़ चलती है वो तमाम स्टेजेस से गुजर रही होती है, लेकिन ह्यूमन होस्ट को पता ही नहीं होता कि मेरे अंदर को प्रोसेस जारी है। अब उसकी एग्जांपल मैं आपको यहाँ ये दे दूँ कि डॉक्टर है, सर्जन है, सर्जरी करते हुए वो हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव पेशेंट जिसका उसको पता ही नहीं था, उससे उसको प्रेक हो गई, तो हेपेटाइटिस बी वायरस उसकी बॉडी में एंटर हो गई। अब एंटर होने के बाद उसने आगे, अगर सर्जन जो है वो इम्यून नहीं है, उन्होंने वैक्सीनेशन नहीं कराई हुई, ये तो या उनको कभी हेपेटाइटिस बी नहीं हुआ खुद को पहले, तो अब वो ससेप्टिबल है। अब उनमें डिजीज़ प्रोसेस शुरू होगा तो वो इंक्यूबेशन होगी, उसके बाद या वो उनको हेपेटाइटिस बी जो है अपने साइन सिम्टम शो करेगी या कोई साइन सिम्टम अपीयर नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा कि उनके अंदर पार्शल इम्यूनिटी थी और वो मुकम्मल नहीं थी, लिहाजा एजेंट को नहीं मार सकी, लिहाजा एजेंट को ज़्यादा उसने फैलने की इजाज़त भी नहीं दी इम्यून सिस्टम ने, लेकिन कंप्लीटली इरेडिकेट भी नहीं कर सका बॉडी से, लिहाजा अब उसके अंदर सब क्लिनिकल कोर्स चलना शुरू हो जाएगा। लेकिन मरीज़ को कुछ पता नहीं कि मैं हेपेटाइटिस बी इस वक्त अपने मेरे अंदर सब क्लिनिकल प्रोसेस जो है वो जारी है। अब वो सब क्लिनिकल प्रोसेस उसमें अंदर जारी रहेगा और उसका तो ये है कि जो जब आखिर तक पहुंचेगा, अब आप ये देखें कि वो पूरे प्रोसेस से गुजरने के बाद आदमी जो है रिकवर हो जाएगा। अब आप कहेंगे कैसे, तो ऑप्शन यहाँ कितने हैं, यहाँ पे 2 ऑप्शन रह जाते हैं। कौन से? या मरीज रिकवर हो जाएगा जब को सब क्लिनिकल इन्फेक्शन हो, या रिकवर हो जाएगा या उसके अंदर कैरियरशिप डेवलप हो जाएगी। ठीक है जी, देखें, या रिकवर 100% एक्सक्रीट हो गई, प्रोसेस मुकम्मल हुआ और डिजीज़ ख़त्म, डिजीज़ एजेंट बॉडी में रहा नहीं, या चूँकि सब क्लिनिकल प्रोसेस था और मरीज इंसान को पता ही नहीं कि वो इस वक्त डिजीज़ रन कर रहा है, लेकिन कोई साइन सिम्टम नहीं, उसको इल्म ही नहीं, तो वो क्योंकि साइन सिम्टम होगा तो कुछ महसूस होगा, जब कोई कुछ ही नहीं महसूस होगा तो कभी मुझे कुछ नहीं है तो वो कैसे कहेगा कि मुझे हेपेटाइटिस बी है। कोई भी ना जॉन्डिस है, ना लीवर का पेन है, ना फीवर है, ना कोई भूख ख़त्म हो रही है, ना कोई बेचैनी है, ना कुछ नहीं है, तो वो नॉर्मल फिर रहा है और इसका एंड डेथ भी नहीं हो सकती। पहली बात, डिसेबिलिटी भी नहीं होगी। तीसरी बात, रिकवरी या कैरियरशिप डेवलप होगी, क्रॉनिक हो जाएगा, वो बड़ी देर बाद पता चलेगा लीवर सिरोसिस हो गया, तो ये है क्रॉनिसिटी। या कैरियर चल रहा है तो वो बाद में वो भी ऐसे सिरोसिस सफ़र कर सकता है। लेकिन ख़तरनाक ये होता है कि ये आदमी कैरियर हो चुका होता है और लोगों को पता नहीं होता कि ये कैरियर है, क्योंकि उसको डिजीज़ हुई नहीं होती, वो खुद भी नहीं जानता। लिहाजा एक्सीडेंटली कभी ब्लड टेस्ट हो और वो हेपेटाइटिस बी चेक करें तो पता चले ये तो पॉजिटिव, वो कहेगा कि मुझे तो कभी ये डिजीज़ हुई नहीं। तो लिहाजा इट मीन सब क्लिनिकल प्रोसेस जो है उसने रन किया और उस वजह से वो आदमी रिकवर नहीं हुआ पूरी तरह, साइन सिम्टम भी डेवलप नहीं हुए और वो कैरियर हो गया। तो कैरियरशिप बुनियादी तौर पर ये एक कंप्रोमाइज़ होता है बिटवीन इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी एंड द इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज्म। तो लिहाजा वो रहती है तो अपना काम करती रहती, तो ये कैरियरशिप कहलाती है। तो ये इस तरह के कैरियर को जो सब क्लिनिकल डिजीज़ के बाद हो, हम कैरियर में पढ़ेंगे आगे इंशाल्लाह, उसको हेल्दी कैरियर कहते हैं। अक्सर बच्चे 99.9% बच्चे गलती करते हैं वाइवा में कि हेल्दी कैरियर क्या होता है डॉक्टर साहब, सवाल करते हैं, तो जवाब होना चाहिए ऑल दोज कैरियर्स हु बिकम क्रॉनिक कैरियर्स आफ्टर रनिंग अ सब क्लिनिकल डिजीज प्रोसेस आर नोन एज हेल्दी कैरियर्स। तो लिहाजा ये याद रखिए, अब जो सब क्लिनिकल डिजीज़ होगी उसमें साइन सिम्टम नहीं होंगे और उसका एंड 2 तरह से होगा, बंदा रिकवर हो गया 100% इम्यून, अब उसको दोबारा डिजीज़ नहीं होगी। या अगर वो नहीं, चूँकि सब क्लिनिकल हुआ है, तो फिर क्या होगा, फिर उसमें ख़तरा है कैरियरशिप का, तो वो कैरियर हो जाएगा क्रॉनिक किस्म का। तो ये है सब क्लिनिकल डिजीज़ पैथोजेनिक फेज में। अब एक है कि अगर वो आदमी ने क्लिनिकल डिजीज डेवलप कर ली, साइन सिम्टम शुरू हो गए, तो अब उसमें 4 चांसेस हैं, वही जो हमने शुरू में कहे थे, रिकवर हो जाएगा, क्रॉनिक हो जाएगा, डिसेबल हो जाएगा या डेथ हो जाएगी उसकी। ठीक है जी, तो ये याद रखिए आप। तो क्रॉनिक डिजीज आप देखें इसी तरीके से जैसे कैंसर है, इस्केमिक हार्ट डिजीज़ है, हाइपरटेंशन है, तो इसमें भी अर्ली पैथोजेनिक फेज जो है उसमें आपको कुछ पता नहीं चलता, क्योंकि कब शुरू हुई, क्योंकि ये प्रोसेस का इसको तो हमें पता नहीं होता।
तो लिहाजा ये आप उतना वो आप उसके ऊपर ज़्यादा रोशनी नहीं डाली जा सकती, क्योंकि वो प्रोसेस कब शुरू हुई, यहाँ कैंसर है, सेल में कब चेंज आई, अल्लाह माफ़ करे सबको बचाए, कि भाई डिजीज़ प्रोसेस शुरू कब हुआ और किस चीज़ से शुरू हुआ और कैसे शुरू हुआ कुछ पता नहीं होता। इसलिए इंक्यूबेशन पीरियड या इंडक्शन पीरियड या अर्ली पैथोजेनिक फेज़ जो है उसका इतनी ज़्यादा आपको नॉलेज नहीं होती कि क्या होने जा रहा है। और उसको आप क्या कहते हैं, प्री सिम्टोमेटिक और सब क्लिनिकल फेज़ कहते हैं, जिसमें डिजीज़ अभी अपीयर नहीं हुई होती। और अर्ली और सब क्लिनिकल स्टेज के में डिजीज़ नज़र नहीं आती, वो आपको मैं पहले बता चुका हूँ। अब पैथोलॉजिकल चेंजेस जो हैं, क्योंकि सब क्लिनिकल में वो बिलो दी क्या होती हैं, लेवल ऑफ क्लिनिकल होराइजन, जितनी उनको डोज चाहिए ऑर्गेनिज्म की टू क्रिएट द डैमेज टू द सेल, वो उतनी नहीं होती, कंप्रोमाइज चूँकि हो चुका होता है, लिहाजा क्लिनिकल डिजीज़ डेवलप नहीं होती। लेकिन क्लिनिकल स्टेज में क्या होता है, उसमें साइन एंड सिम्टम अपीयर होते हैं। अब आप कहते हैं कि साइन, इसी तरीके से आपको ये इंक्यूबेशन पीरियड के बाद उसने इतनी प्रोलिफरेट कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया, रेप्लिकेट कर लिया अगर वायरस है तो अब आपको साइन सिम्टम डेवलप होंगे, और आपको, या आप डॉक्टर हैं तो मरीज़ के साइन सिम्टम होंगे, वो आपके पास आ जाएगा, तो आप उनको देख सकते हैं। तो ये क्या होता है कि जब साइन सिम्टम अपीयर हो तो समझें डिजीज़ प्रोसेस काफ़ी देर से शुरू हो गया, क्योंकि मरीज़ शुरू में नहीं आता, हल्की फुल्की जब अभी तकलीफ़ होती है तो उस वक्त वो रिपोर्ट नहीं करता। तो बहरहाल वो जब डिजीज़ ज़रा आगे बढ़ रही होती है, ये अर्ली फेज़ में जो कह रहा हूँ, जिसमें हल्के फुल्के साइन सिम्टम होते हैं, पहले हुई क्या मैंने बताया आपको, मैं बार बार दोहरा हूँ ताकि गलती ना हो। स्टेजेस पहले प्री पैथोजेनिक थी, वो मैं बता दी, उसमें होस्ट फ्री है। अब आगे पैथोजेनिक, इसमें होस्ट फंस गया है। अब एजेंट इन्वायरमेंट फ़र्क हो गई, अब एजेंट और होस्ट का आपस में पैथोजेनिक पीरियड के दरमियान इंटरेक्शन है। अब उसमें फिर दो, पहले इंक्यूबेशन पीरियड होगा, अब देखें इसमें दो तरह का रहा। अगर इम्यून है तो डिजीज़ ख़त्म, इंक्यूबेशन भी नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, बात ख़त्म, किसी को पता भी नहीं चलेगा, मरीज़ को भी नहीं, ना डॉक्टर को, किसी को नहीं, क्योंकि खामोशी के साथ सारा कुछ हो जाएगा। फिर अगर वो इम्यून नहीं है तो सेमी है, तो फिर क्या होगा, सब क्लिनिकल डिजीज़ रन करेगी, फिर भी मरीज़ को पता नहीं होगा, तो उसके एंड दो होंगे कि रिकवरी या कैरियरशिप। अब वो भी नहीं है, अब फुल ब्लोन डिजीज़ है, ठीक है, तो उसकी दो फेजेज़ हैं फुल ब्लोन डिजीज़ की। अर्ली फेज जिसके दरमियान हल्के फुल्के साइन सिम्टम होते हैं, और लेट स्टेज जिसमें डिजीज़ सवियर, या मतलब आप कह सकते हैं अच्छे खासे सिम्टम जो हैं वो काफ़ी सवियर हो चुके होते हैं और वो आपको परेशान कर रहे होते हैं। तो ये जो है इसको लेट पैथोजेनिक पीरियड कहते हैं। अर्ली पीरियड, पैथोजेनिक पीरियड में दो पीरियड, तीन इस तरह कर लें। इंक्यूबेशन के बाद अगर इम्यून सिस्टम ख़त्म कर देता है बात को तो छुट्टी हो गई, और अगर नहीं म्यूचुअल होता है तो फिर सब क्लिनिकल, तब भी कुछ नहीं पता चलता। इसके बाद अगर डिजीज़ शुरू हो गई क्लिनिकल तो फिर दो हैं, अर्ली पैथोजेनिक पीरियड एंड लेट पैथोजेनिक पीरियड। अर्ली में सुकून, और जो लेट है उसमें ज़रा सवियर या सख्त किस्म का सिलसिला शुरू हो जाता है, इसको कहते हैं पैथोजेनिक फेज़। और फिर जब डिजीज़ अपने आप को, अब क्योंकि हम कोई दवाई नहीं दे रहे, हम कुछ भी नहीं कर रहे, तो हम देखते हैं इस डिजीज़ का अब एंड क्या होता है, क्या रिकवरी होती है या डेथ होती है, ये दो एंड है। तो रिकवरी भी नहीं होती, डेथ नहीं होती, तो फिर क्या होता है, क्या जी या कैरियर हो गया या डिसेबल हो गए। तो ये चार चांसेस होते हैं जब फुल ब्लोन डिजीज़ हो। और जब सब क्लिनिकल हो तो फिर दो ऑप्शन, रिकवर होगा या क्रॉनिक या कैरियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखना ये है, ये आखिर नेचुरल हिस्ट्री के पीछे क्यों पड़े हैं, हम क्यों जानना चाहते हैं। अब देखें कोविड की अभी तक तो कंप्लीट नेचुरल हिस्ट्री का पता नहीं चल सका, इसीलिए प्रिवेंशन में बड़ी परेशानी हो रही है। तो अब लगे हुए देखें कब तक 100% उसकी नेचुरल हिस्ट्री का पता चलता है, और फिर जाके उसके लिए और बहुत कुछ काम होगा, तो लिहाजा वो डिजीज़ भी फिर काबू में आ जाएगी। अंडरस्टैंडिंग द प्रोग्रेस ऑफ डिजीज प्रोसेस एंड इट्स पैथोजेनिक चेन ऑफ इवेंट्स के इज मस्ट फॉर एप्लीकेशन ऑफ प्रिवेंटिव मेजर्स। ये मैं पहले कर चुका हूँ आपको बात। सो इफ द पेशेंट डेवलप्स अ सर्टेन डिजीज वी विल बी एबल टू नो द साइन एंड ड्यूरेशन ऑफ इट। हम जानते होते हैं, फिर जब हम कुछ नहीं करते तो हमें पता हो कि ये डिजीज़ कैसे शुरू होती है, पहले क्या होगा, फिर क्या होगा, कितने दिन रहेगा, और उस आखिर में क्या होगा, एंड क्या होगा, और कितने दिन के बाद फैसला होगा।
ये तमाम चीज़ें हमें पता चल जाती हैं। अब उन चीज़ों की रोशनी में हम प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव जो सर्विसेज हैं उसको हम डिवाइस करते हैं कि कौन सी प्रिवेंटिव सर्विसेज होती हैं, डिजीज शुरू से हो ही ना, और कौन से अगर हो जाए तो फिर उसका इलाज क्या है और कब करना है, तो ये उसका पता चल जाता है। इट हेल्प्स टू नो द पॉइंट्स वेयर एंड व्हाट लेवल ऑफ प्रिवेंशन और मोड ऑफ इंटरवेंशन यानी ट्रीटमेंट या क्यूरेटिव मेजर्स इज नीडेड टू बी इम्प्लीमेंटेड। तो नेचुरल हिस्ट्री ये मैंने शुरू में आपको इंट्रोडक्शन में बता दी थी, तो ये उसी को कहते हैं, ये नेचुरल हिस्ट्री डिजीज जानना चाहते हैं। ये अब जरा इसको देखें, जो मैं अभी बोला हूँ वो सारा इसी में लिखा हुआ है, ये टेबल की फॉर्म में नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज। आगे एक एडिशन है लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन, हम जो अलहदा पढ़ेंगे दोबारा क्योंकि वो अच्छा खासा लंबा टॉपिक है, तो यहाँ तो आज तो सिर्फ ये इसकी नेचुरल हिस्ट्री तक बात रहेगी। अब मैं आपको एक बात सिर्फ यहाँ आपको याद रखने के लिए बताना चाहता हूँ, ये जो ब्लू आपको टेबल नज़र आ रही है इसको आप पढ़ेंगे तो आपको, मैं नहीं पढ़ना चाहता, आपका टाइम वेस्ट होगा, तो ऐसे खामखा वीडियो लंबी हो जाएगी। इसमें सिर्फ दो चीज़ें हैं जो आपको बतानी है, उसमें ये है, एक इसमें ऊपर देखेंगे लिखा है कि स्टेज ऑफ प्री पैथोजेनेसिस। अब ये है कि आप होस्ट फ्री है, उसके अंदर कोई डिजीज़ नहीं, रिस्क पर है, हो सकती है, लेकिन एजेंट और इन्वायरमेंट आपस में इंटरेक्शन में है और एजेंट दबा हुआ है। अब ये वो लेवल है जिसके ऊपर आप होस्ट को बचाने के लिए मेजर्स ले सकते हैं, इसको कहते हैं प्राइमरी प्रिवेंशन। क्या कहते हैं? प्राइमरी। याद रखें, एमसीक्यू आता है, प्राइमरी प्रिवेंशन के दौरान कौन सा लेवल अपना क्या क्या हो रहा होता है, जो प्री पैथोजेनिक फेज में, पैथोजेनिक फेज में, रिकवरी फेज में, फलाने फेज में। जवाब है प्री पैथोजेनिक फेज में प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन जो है वो प्राइमरी होता है। जब पैथोजेनिक पीरियड शुरू हो जाए, अब उसमें हो गया इंक्यूबेशन पीरियड पहले, तो अर्ली डायग्नोसिस एंड प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट यानी सेकेंडरी प्रिवेंशन, ठीक हो गया। सेकेंडरी प्रिवेंशन इंक्यूबेशन के दौरान होती, ठीक है जी। उसके बाद जब डिजीज सवियर हो तो फिर डिसेबिलिटी लिमिटेशन होती और रिहेबिलिटेशन होती है, उस वक्त क्यूरेटिव ट्रीटमेंट होती है, तो उसको कहते हैं टर्शरी प्रिवेंशन। अब देखें, प्री पैथोजेनिक पीरियड में एक लेवल है, दैट इज प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। पैथोजेनिक पीरियड में दो, अर्ली फेज में अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिजीज एंड प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट, जल्दी से उसको डायग्नोज करें इससे पहले कि वो खराबी करे और उसको ट्रीट कर दें। ये नेचुरल हिस्ट्री का ये सबसे बड़ा फायदा जानने का ये नंबर एक। नंबर दो, डिजीज बढ़ गई आगे, इस लेवल पर आप डिटेक्ट नहीं कर सके, मरीज नहीं, किसी को नहीं देख सके, आपने स्क्रीनिंग नहीं की, तो फिर क्या होगा, डिजीज बढ़ जाएगी, फिर होगा टर्शरी प्रिवेंशन। तो पैथोजेनिक फेज में दो लेवल है, सेकेंडरी लेवल एंड टर्शरी लेवल। अब इसके आगे मोड है वो हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ इतना याद रख लें कि पैथोजेनिक फेज में दो और प्री पैथोजेनिक में एक। प्राइमरी लेवल प्री पैथोजेनिक पीरियड में और पैथोजेनिक पीरियड में दो, अर्ली डायग्नोसिस एंड प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट, और आखिरी में क्या होगा, टर्शरी प्रिवेंशन, जो डिजीज़ आगे बढ़ जाएगी। तो ये जो मैंने टोटल कहा ये उसका खुलासा है इस डायग्राम आखिरी वाली में। अगर आप देखें तो ये दो हैं, इन दोनों को आप देखेंगे तो आपको सारी बात समझ आ जाएगी। इसमें आप देखें प्री पैथोजेनिक पीरियड भी है और पैथोजेनिक पीरियड है, और उसमें सब क्लिनिकल डिजीज़ कैसे रन करती है और उसका अंजाम क्या होता है। तो और जो नॉन पैथोजेनिक है, आई एम सॉरी, प्री पैथोजेनिक है, उसमें क्या होता है और पैथोजेनिक में क्या होता है, क्लिनिकल में क्या होता है और सब क्लिनिकल में क्या होता है, वो इसमें दिखाया गया। आगे इसको फिर देख लें और है आगे नेचुरल डिजीज जो मैंने कहा उसको ज़रा थोड़ा डिटेल से आपको बताया गया है कि आप ये देखिए कि इसमें कौन से मोड्स होते हैं और कौन से लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन होते हैं, ताकि आप ज़हनी तौर पर तैयार हों, ताकि हम आगे जब जाएंगे तो हम फिर लेवल्स प्रिवेंशन को डिटेल से पढ़ेंगे और उनके मोड्स भी पढ़ेंगे। सो दिस इज़ द एंड ऑफ नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़। तो ये मेरा ख्याल है आपको कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो अगर कोई सवाल हो तो कमेंट्स में भेजिए, तो हम जवाब दे देंगे उसमें, तो आप उसको देख लीजिए। और इनको भी ज़रा आप जो इसमें डायग्राम्स हैं उनको भी देखें और जो टेक्स्ट है उसको भी आप देखें, सुनें भी, तो ये आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएंगे। ठीक, तो बहुत शुक्रिया। तो इसके बाद अब नेक्स्ट जो वीडियो होगी हम वो डिजीज़ काजेशन एजेंट जो हैं हम उनकी बात करेंगे, तो उसके बाद फिर लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। सो फार बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।